Hello everyone, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our first chapter of economics class 12th. The chapter is Indian economy on the eve of independence. In our previous video, we have seen about the condition of agriculture sector under the British rule. And here our new topic is industrial sector on the eve of independence. दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने इंडिया पर लगभग 200 साल तक शासन किया और यहाँ के रिसोर्सेज का अपनी तरीके से मिसयूज किया। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के लिए न केवल इंडिया में बल्कि पूरे देश विदेश भर में अच्छी तरीके से जाना जाता था। तो दोस्तों, जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो हैं वो एक तरीके से इंडिया में बैकबोन का काम कर रहे हैं। मतलब लगभग जितनी डिमांड होती थी उतनी की सप्लाई जो इंडियन प्रोड्यूसर होते थे वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बना करके सप्लाई कर देते थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेज़ लोग तो इंडिया में तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक तरीके से बंगाल पे अपना अधिकार जमाया और उसके बाद पूरे भारत पे अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई, जैसे कि इंडिया में जो लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगे हुए थे उनको उन्होंने कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर सेक्टर में फोर्सफुली भेज दिया। अब वे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करने लगे, जिससे कि इंडिया जो था वो ब्रिटिश इंडस्ट्री का एक तरीके से रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बंद करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई। कुछ पॉलिसीज़ नीचे दी गई हैं। यहाँ पे आप सबसे लास्ट वाला देखिए, हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। मतलब उन्होंने जो इंडिया में बनाए हुए प्रोडक्ट थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस पुट कर दिए, जिससे कि मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मार्केट वैल्यू तो नहीं, लेकिन मार्केट प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अगर एक बार मार्केट में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो फिर नॉर्मली उसको ख़रीद पाना छोटे मोटे लोगों के लिए तो संभव नहीं है, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में कम होती चली गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पिछड़ने के कुछ कारण और थे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें कि वे जो ब्रिटिश से लाए हुए फिनिश गुड थे, फिनिश गुड का मतलब फाइनल गुड, ऐसे गुड जो कि मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वो जब मार्केट में आते थे तो उन पे उन्होंने टैरिफ फ्री वो कर दिया। इंपोर्ट जो था उसका बिल्कुल टैरिफ फ्री कर दिया, जिससे उसकी जो कीमत थी वो जो ब्रिटिश में थी या ब्रिटेन में थी वही कीमत यहाँ भी थी। अब उनको ख़रीद पाना लगभग लोगों के लिए इंडिया में आसान हो गया, जबकि वो जो फिनिश गुड बना के ला रहे हैं वो फिनिश गुड का रॉ मटेरियल वो इंडिया से ही ले जाते थे। अब इंडिया से जब वो रॉ मटेरियल ले जाते थे तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो भी टैरिफ फ्री कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि ना इंडिया एक्सपोर्ट टैक्स ले पाता था ना इम्पोर्ट टैक्स। यहाँ पे दोनों ही तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से लॉस का सामना करना पड़ता था। आगे हमारे कुछ और फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो इंडिपेंडेंस से पहले था उसकी कंडीशन को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं उन सेक्टर्स के बारे में। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देख रहे हैं, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मतलब इंडिया के जो वर्कर थे वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते थे जो कि हाथ से बनाई जाती थी, और जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें थी, वहाँ पे फिनिश गुड तैयार करके लाए जाते थे। तो एक तरीके से उनका कंपटीशन इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ हो रहा है, जो कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें मार्केट में ले आकर बेचते थे। तो एक तरीके से हम देखें तो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे वो मार्केट में सस्ते भी थे और मशीनों में बनाए जाने के कारण अच्छी क्वालिटी भी उनकी होती थी। तो ये इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर थे उनके प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत टफ सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को हैंडल करना लगभग काफ़ी ज़्यादा कठिन काम था। हमारा अगला फैक्टर है चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। Here we can see that due to the impact of British culture, a new class emerged in India,
दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडियन प्रोड्यूसर थे वे हाथ से कपड़े बनाते थे तो थोड़ा ढीले वगैरह होते थे, लेकिन जो मशीनों के द्वारा बनाए हुए गए कपड़े थे वो बेटर क्वालिटी के और थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड थे, जहाँ पे लगभग इंडिया की काफ़ी सारी पॉपुलेशन उसी तरफ खींची चली जा रही थी। तो यहाँ भी एक टफ सिचुएशन थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए या इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स के लिए। हमारा अगला फैक्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इंडिया में रेलवेज का आविष्कार हो गया उसके बाद से तो जो ब्रिटिश मार्केट था वो धीरे धीरे अपना एक्सपेंडेशन पूरे लगभग इंडिया में फैल गया। अब इससे ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे वो पूरे इंडिया में मिल जाते थे और कम दामों में मिल जाते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण था इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के धीरे धीरे कम होने का। हमारा अगला फैक्टर होगा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ का मतलब होता है एक तरीके से बहुत स्लो ग्रोथ होना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एकदम लास्ट में या यूँ कहें तो 19वीं सेंचुरी के बाद लगभग 1907 के बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप की गई, लेकिन वो स्पेशली फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड इन इंडिया एट 1907। तो ऐसी जो कंपनी सेटअप की गई थी वो ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेट की गई थी। और उस समय पे कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी नहीं थी इंडिया में। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो केवल मशीन्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स का ही प्रोडक्शन करें। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ तो थी नहीं जो मशीनों का निर्माण या प्रोडक्शन करती थी। अगर मशीनें नहीं थी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वैसे ही भी धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था आज़ादी से पहले वो न केवल पिछड़ा हुआ था बल्कि उसकी ग्रोथ भी बहुत सीमित थी या धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही थी। सो फ्रेंड्स, हियर वी सी द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।